में डिस्कस कर लिया था कि ऑन मूविंग इन अ पर्टिकुलर था कि भाई यहाँ तक डिक्रीज होता है, बट अब यहाँ पर आई एम इंक्लूडिंग नियॉन. सो व्हाट डू यू थिंक, द एटॉमिक रेडियस विल डिक्रीज और इट विल इंक्रीज? क्या होना चाहिए? ठीक है. सो एक्चुअली अगर तुम जितना लॉजिक तुमने अभी तक पढ़ा तो तुम ये बोलोगे कि इसका तो एटॉमिक रेडियस है, सॉरी इसका एटॉमिक नंबर है 7 और इसका एटॉमिक नंबर, सॉरी माय मिस्टेक, इसका एटॉमिक नंबर है 9 और इसका एटॉमिक नंबर है 8. सो सॉरी एटॉमिक नंबर है 10, क्या कर रहे हैं, सॉरी ओके. सो इसका एटॉमिक नंबर है 9 और इसका एटॉमिक नंबर है 10. फाइन, हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं. सो ये है हमारा 2,7 और ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8. तो लॉजिक तुम्हारे हिसाब से क्या है भाई? तुम ये बोलोगे कि सेम नंबर ऑफ ऑर्बिट, ओके, सेम ऑर्बिट. सो सेम ऑर्बिट वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, Z इफेक्टिव इज इनवर्सली, और यू कैन से atomic radius for same orbit is inversely proportional to atomic number. So you will say कि फ्लोरीन का ज़्यादा, नियॉन का कम. So actual में if you go by this concept you will say fluorine will show high atomic radius and neon will show lower. Okay, but this is one of the exception. जो अब मैं तुम्हें exceptions पढ़ाने वाली हूँ, so उसमें से पहला exception तुम्हारा यही है. फ्लोरीन कैसा बॉन्डिंग होता है? फ्लोरीन एक्चुअली इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, कैसा प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में? F2. और नियॉन कैसे प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इनर्ट गैस. सो यहाँ कौन सा रेडियस लोगे? टाइप ऑफ रेडियस. So here you are talking about covalent radius. Okay, whereas in this case you are talking about, for this case you are talking about van der Waals radius. Please keep yourself on mute for some time. Okay, there we are talking about van der Waals radius. Now you have already done it, कि हमने already किया हुआ है कि हमारा van der Waals radius is greater than that of covalent radius. क्यों? क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा डिस्टेंस आता था और इसमें ओवरलैपिंग आती थी, तो उसकी वजह से एक्चुअल रेडियस कंपैरेटिवली कम हो जाता था और यहाँ पर ये एक्चुअल रेडियस से ज़्यादा हो जाता था. सो वैन डर वाल्स रेडियस इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ द कोवलेंट रेडियस. हेंस व्हाट इज द प्रॉब्लम ओवर हेयर? द मेजर प्रॉब्लम ओवर हेयर इज कि जो हमारा हैलोजन होता है, ऑल्दो ओके ये तुम्हारा एक्सेप्शन नंबर 1 है, एक्सेप्शन 1. बाकी सब जगह प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट ये एक्सेप्शन 1, 3 एक्सेप्शंस करने हैं, तो ये पहला एक्सेप्शन करा रही हूँ तुम एटॉमिक रेडियस में. सो एटॉमिक रेडियस में पहला एक्सेप्शन यही है कि द एटॉमिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 18 is greater than that of group 17, and the reason is very clear because in group 18 you talk about they are containing inert gases, so we talk about van der Waals radius, okay, and in group 17 for halogens they are always present in the form of covalent bonding, molecule के form में present होंगे, so we talk about covalent radius. एंड यू नो दिस इज ग्रेटर दैन दिस. सो इसकी प्रॉब्लम की वजह से हमारा जो एटॉमिक रेडियस होगा हमारे रिस्पेक्टिव, ये दोनों सेम ग्रुप के होने, सेम पीरियड के होने चाहिए. ओके, सो इनर्ट गैसेस शो हायर एटॉमिक रेडियाई दैन halogens despite of higher effective nuclear charge. Although उसका effective nuclear charge ज़्यादा है, ओके, बट प्रॉब्लम ये है कि हमने यहाँ पर भी कोवलेंट लिया, यहाँ पर भी कोवलेंट लिया, यहाँ पर भी कोवलेंट लिया, कार्बन में भी कोवलेंट लिया, बोरॉन में भी कोवलेंट लिया, तो ऑब्वियसली हर जगह एक ही टाइप के रेडियस की बात कर रहे थे हम लोग, यहाँ सब का कोवलेंट ही चल रहा था, तो डिक्रीज चल रही थी. लेकिन यहाँ वैन डर वाल्स आ गया,
तो वैन डर वाल्स आने की वजह से इसका साइज यहाँ पे सिंबल डिफर कर जाएगा, यहाँ पे सिंबल डिफर हो जाएगा। ओके ओके, सो यहाँ पर भी वही है, इनर्ट गैसेस शो हायर रेडियाई देन नेबरिंग हैलोजन। हर हैलोजन के साथ नहीं होगा, ओनली टू द नेबरिंग हैलोजन, पड़ोसी के साथ, नेबरिंग हैलोजन, डिस्पाइट ऑफ हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू inert gases tend to show higher radii than the neighboring halogen. What is the reason for this? Due to van der Waals radius. Okay, so in this case you are using van der Waals radius, so इसकी वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम आएगा। मतलब you can say your neon will be larger in comparison to fluorine. Okay, then you can say your argon will be larger to chlorine, then same way ओके फाइन। सो इस वे में हमारा चेंजेस होता जाएगा। ओके, सो हमें अगर हैलोजन इंक्लूड किए हुए हैं और बगल में इनर्ट गैस लिया हुआ है, सो हमें ये चेंज करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट द थर्ड पीरियड, सो थर्ड पीरियड में क्या चेंज आएगा, हम लोग पहले तो नॉर्मल करते रहेंगे, दैट इज़ हमारे थर्ड पीरियड में क्या होगा, सोडियम बड़ा, मैग्नीशियम छोटा, फिर you will write aluminium, फिर it will be smaller, then silica will be smaller, then you will have phosphorus which will be more smaller, then you will have your sulfur will be more smaller, then it will be chlorine, and then it should be argon. Okay, but here the sign will become reverse because of the covalent bonding used here, covalent radius, एंड बिकॉज यहाँ पर देखो हम लोग कोवलेंट रेडियस यूज़ करते जा रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग वी आर जस्ट स्विचिंग टू वैन डर वाल्स रेडियस। ओके, सो टेल मी किसका एटॉमिक रेडियस इज द स्मॉलेस्ट इन द पीरियड। सो किसका होगा सबसे स्मॉलेस्ट? लार्जेस्ट मैंने तुम्हें समझाया एल्कलीज का होता है। हैलोजेंस विल हैव द स्मॉलेस्ट atomic radius in a period. Okay, atomic radius in a period. Fine. So if I want to compare between hydrogen and helium, if I want to talk about first period, now what are the elements of first period? Hydrogen and helium. What will be the comparison? Tell me yourself, what will be the comparison? Who will have the higher atomic radius and who will have the smaller one? So again, for hydrogen you will take covalent radius, and for helium you will take van der Waals radius. So obviously van der Waals radius for the same period it is greater. So what will happen? Helium will tend to have greater atomic radius than hydrogen. So who has the smallest atomic radius in the whole periodic table? Smallest atomic radius in the whole periodic table. ठीक है, don't confuse with helium. Okay, it is going to be hydrogen table, it is going to be हाइड्रोजन। तो जहाँ तक मैंने तुम्हें पहले पढ़ाया था, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इंक्रीज करेगा, ये पीछे जाओगे तो डिक्रीज करेगा, तो उसके हिसाब से तो ये मिनिमम होना चाहिए। बट नाउ यू अंडरस्टैंड वैन डर वाल्स रेडियस विल रन ओवर हेयर एंड कोवलेंट रेडियस विल रन ओवर हेयर, सो इट विल बिकम द मिनिमम एटॉमिक रेडियस दैट इज ऑफ हाइड्रोजन, एंड मैक्सिमम किसका है? सीजियम। कैन यू फॉलो दिस मच नाउ? ठीक है, सो ये तुम्हारे पास आएगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा? अरेंज द फॉलोइंग, अब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर कुछ भी बोल सकते हैं। अरेंज द फॉलोइंग, सपोजिंग आई एम टेकिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर,
ऑफ अटोमिक रेडियस, ऑफ अटोमिक रेडियस, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ले लिया, वी आर हैविंग पोटेशियम, वी आर हैविंग एल्यूमिनियम, वी आर हैविंग फ्लोरीन, we are having sodium, we are having calcium, we are having और क्या एलिमेंट्स, कुछ भी एलिमेंट्स ले लो जो तुमने अभी तक किए हैं, लाइक बोरॉन, ओके। इनको अरेंज करना है। तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है? तो जब भी तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा, सो मेक अ रफ पीरियोडिक टेबल, मेक अ रफ पीरियोडिक टेबल, ओके, मेक अ रफ पीरियोडिक टेबल। सो टेल मी, सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है? Who is the smallest? ठीक है, सो who is the smallest? बोरॉन, ठीक है। तो सबसे ऊपर लाई कर रहा होगा बोरॉन, यहाँ पर कहीं लाई कर रहा होगा। फिर कंपेयर करो किसके नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम है। इसका और इसका नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम होगा 2,3, 2,7, बट इसका नंबर ज़्यादा है, तो बोरॉन के कहीं राइट साइड में फ्लोरीन लाई कर रहा होगा, ओके। दिस इज 2,3 एंड दिस इज 2,7, so they belong to the same period. Then फिर से सेम पीरियड वाले एलिमेंट्स कंपेयर करो, 2, 8, 3, 2,1, दैट मीन्स दे आर गोइंग टू बिलोंग टू दी सेम पीरियड, ओके। बट इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब सोडियम यहाँ कहीं लाई करेगा, और एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में 3 आ रहे हैं, मतलब वो बोरॉन के नीचे लाई करेगा। कैन यू चेक माई लाइक दिस? आउटर मोस्ट में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम ग्रुप, एंड इसमें कम है तो ये। अब पोटेशियम 281, ये रफली, और इसका भी यही है 2881, दैट मीन्स दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप एंड कैल्शियम कहीं यहाँ बीच में आ रहा होगा, 1 और 3 के बीच में। सो दिस इज माई रफ पीरियोडिक टेबल, फाइन। अब कंपैरिजन लिख दो, क्या हो जाएगा? ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट द पीरियोडिक टेबल में डिक्रीज करता है, और टॉप टू बॉटम पे जाने पर इंक्रीज करता है, ओके। और फिर दैट मीन्स बोरॉन बड़ा होगा और फ्लोरीन छोटा होगा, ये इससे छोटा होगा और ये इससे छोटा होगा। तो हु इज़ द लार्जेस्ट? हु इज़ द लार्जेस्ट? तो पोटेशियम विल बी लार्जेस्ट, देन यू विल राइट कैल्शियम, क्योंकि दोनों 4th पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं तो बड़े होंगे। देन सोडियम, देन एल्यूमिनियम, देन बोरॉन, एंड हु इज़ द स्मॉलेस्ट? फ्लोरीन। सो ऐसे रफ एक पीरियोडिक टेबल अरेंज करना, और फिर इसका फुल सीक्वेंस लिख सकते हो। कैन यू गेट इट? ओके, आई टोल्ड यू द इंक्रीजिंग ऑर्डर और द डिक्रीजिंग, सॉरी माय मिस्टेक, आई टोल्ड यू द इंक्रीजिंग ऑर्डर, सो ये मेरा डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर था। बट इफ सपोजिंग आई वॉन्ट टू राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो जस्ट रिवर्स कर देना, मतलब सबसे छोटा कौन है? फ्लोरीन, फिर उससे बड़ा बोरॉन, फिर उससे एल्यूमिनियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, एंड देन पोटेशियम। दिस इज माय इंक्रीजिंग ऑर्डर, ओके। सो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर दिस, फाइन। फिर हमारे पास एक और एक्सेप्शन आता है, तो एक एक्सेप्शन तो मैंने तुम्हें करा दिया। देन इज एक्सेप्शन नंबर 2, एक्सेप्शन नंबर 2, ठीक है। अब दिस इज केमिस्ट्री, एंड केमिस्ट्री इज बेसिकली अबाउट एक्सेप्शंस। तो क्वेश्चंस स्कूल लेवल पे तो नहीं मुझे पता, बट जनरली अगर कॉम्पिटिटिव लेवल की बात करी जाए तो इस चैप्टर में क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो सिर्फ एक्सेप्शन से ही ज़्यादा आते हैं। सो बी क्लियर अबाउट द एक्सेप्शन। सो एक्सेप्शन नंबर 2, ना एक्सेप्शन नंबर 2 कम्स इन ग्रुप नंबर 13, ये आता है ग्रुप नंबर 13 में, ग्रुप नंबर 13, ओके। सो ग्रुप नंबर 13 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ग्रुप नंबर 13 स्टार्ट्स फ्रॉम बोरॉन, देन यू हैव, आई विल राइट ओवर हियर, बोरॉन, then you have aluminium, then you tend to have what? Gallium, then indium, then thallium, okay। अब लिखते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो ये तुम्हारा सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, दिस इज ऑन द 3rd पीरियड एलिमेंट, देन इट इज़ ऑन द 4th पीरियड एलिमेंट, देन दिस इज 5th पीरियड एलिमेंट, देन 6th
एंड दिस इज 7th। ओके, अब ट्रबल क्या होता है, देखो ट्रबल ये होता है जब तुम इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में ऐड करते हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शेल में ऐड होता है या इनर पेनल्टीमेट शेल में ऐड होता है तो एटॉमिक रेडियस में इंक्रीज बहुत ज़्यादा नहीं आता है, क्योंकि डी और एफ का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, देखो दो तरीके से इफेक्ट काम करते हैं। एटॉमिक रेडियस में हमारे पास एटॉमिक रेडियस इज डिपेंडेंट ऑन टू इफेक्ट्स। एटॉमिक रेडियस डिपेंड्स ऑन टू इफेक्ट्स। कौन कौन से? वन इज योर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विच इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, okay, and it is making it inversely proportional. This is an attractive force है जिसकी वजह से हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर जो एटॉमिक रेडियस होता है वो इन्वर्सली रिलेटेड होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा चीज होता है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट जो कि एक तरीके का रिपल्सिव फोर्स होता है। जितना ज़्यादा रिपल्शन उतना ज़्यादा एटॉमिक रेडियस। सो दिस कॉजेज इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस। फाइन, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट का एक कंस्ट्रेंट है, वो क्या है? एस सबशेल में शील्डिंग इफेक्ट मैक्सिमम होता है, फिर पी सबशेल में अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो शील्डिंग इफेक्ट मतलब रिपल्शन मिलता तो है लेकिन थोड़ा सा कम मिलता है, और डी सबशेल और एफ सबशेल में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो जो शील्डिंग इफेक्ट होता है ना, शील्डिंग इफेक्ट इज ऑलमोस्ट निग्लेजिबल। इन दोनों में जब इलेक्ट्रॉन एंट्री मारता है तो द शील्डिंग इफेक्ट इज ऑलमोस्ट निग्लेजिबल, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन के जाने से हमारा शील्डिंग इफेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहाँ ज़्यादा फर्क पड़ता है? मतलब रिपल्सिव फोर्सेस आते नहीं है। कहाँ फर्क ज़्यादा पड़ता है? यहाँ पर। दिस इज द ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। ओके, सो यहाँ पर देखो, यहाँ पे कोई डी ब्लॉक नहीं आता, यहाँ पे कोई डी ब्लॉक नहीं आता, यहाँ पे भी डी ब्लॉक नहीं आता, लेकिन ये 4th पीरियड में यहाँ पे 3D1 से लेकर के 3D के 10 तक के एलिमेंट्स आते हैं। फिर यहाँ पर देखो 4D1 से लेकर के 4D10 तक के एलिमेंट्स आएंगे, मतलब इंडियम से पहले। ओके, सॉरी मैंने थोड़ा गलत सा बना दिया है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, फिर ये 4th पीरियड है, ये 5th पीरियड है, और हमने 6th पीरियड तक ही पढ़ाया है, मतलब इतना ही कर रहे हैं क्योंकि रेडियो एक्टिव है लास्ट वाला एलिमेंट, इसलिए नहीं कर रहे हैं। देन यहाँ पर क्या हो जाएगा? इट विल स्टार्ट फ्रॉम 5D1 एंड देन 5D10, ऐसे होगा, ठीक है। और इससे पहले कौन होगा? इससे पहले होगा तुम्हारा 4s2, यहाँ पे होगा 5s2 और यहाँ पे होगा 6s2। ओके, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? इसको बोलोगे 4p1, ये हो जाएगा 5p1 एलिमेंट, और यहाँ पे 6p1 एलिमेंट। ओके, और यहाँ पर एक और एलिमेंट आएगा 6s2 आएगा, फिर आएगा 4f के 14 एलिमेंट्स, एंड देन यू विल हैव 5d। 6th पीरियड में ये प्रॉब्लम आता था ना, चेक करो, ठीक है। अब देखो व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स, देखो 4s2 में आया तो साइज बढ़ा, व्हेन द इलेक्ट्रॉन एंटर्ड 4s2, सो 4s2 का मतलब क्या हो गया? साइज विल इंक्रीज, क्योंकि s सब शेल मतलब नंबर ऑफ शेल इज इंक्रीजिंग एंड एस सब शेल शील्डिंग भी दे रहा है। ओके, सो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो भाई साइज में भी इंक्रीज आया, और क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो साइज में भी इंक्रीज आया और शेल में भी इंक्रीज आया, ठीक है। बट जब इलेक्ट्रॉन 3D1 से लेकर के 3D10 तक जा रहा था तो क्या हो रहा था? एटॉमिक नंबर 21 से लेकर के एटॉमिक नंबर 30 तक क्या हो गया? एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजिंग, एटॉमिक नंबर इंक्रीज मार रहा है, नो डाउट, atomic number tends to increase, but
शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज नहीं कर रहा है। देखो दो इफेक्ट चाहिए ना अपने को एटॉमिक रेडियस के लिए। यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा क्लियरली तुम्हें बताती हूँ। देयर आर टू इफेक्ट्स, एक अट्रैक्टिव एक रिपल्सिव, ठीक है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट थर्ड पीरियड, अगर हम थर्ड पीरियड की एक्सक्लूसिवली बात करें, सो क्या हुआ, जब हमारे पास थर्ड पीरियड में कौन सा एलिमेंट आएगा, पहले सॉरी फोर्थ पीरियड की बात करें, इट्स नॉट द थर्ड वन, आई एम टॉकिंग अबाउट द फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड की बात करें तो फोर्थ पीरियड के बाद क्या हुआ, आर्गन था पहले यहाँ पर। आर्गन मतलब 3 शेल्स, ओके। फिर ये देखो यहाँ पर ये फोर्थ ऑर्बिट आ गया। फोर्थ पीरियड मीन्स फोर्थ ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट देन कैल्शियम आ गया, फाइन। तो यहाँ पर क्या होगा, एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज। देखो थर्ड ऑर्बिट से तुम फोर्थ ऑर्बिट पे आए, एटॉमिक रेडियस विल टेंड टू इंक्रीज, ओके। ये 20 एटॉमिक नंबर 20 एंड 19। देन कौन आएंगे, 3D। इसके बाद कौन आए, 3D, ओके। सो 3D का मतलब क्या है, स्कैंडेनियम आया 21 से, फिर टाइटेनियम आया उसके पड़ोसी में, फिर यहाँ से यहाँ तक जिंक तक गए। सो यहाँ से यहाँ तक बताओ क्या इंक्रीज कर रहा है, प्लीज आंसर मी, अनम्यूट योर सेल्फ, टेल मी योर सेल्फ व्हाट इज हैपनिंग from atomic number, I'm talking about exclusively from atomic number 21 to 30, what is happening, tell me what is happening. Atomic number is increasing. Okay, very good. So atomic number is increasing, no doubt. So if atomic number increases, what increases? Nuclear charge. Okay, so that means you are telling me effective nuclear charge is increasing. Effective nuclear charge is which type of force, an attractive force or a repulsive force? Okay, so what will happen due to effective nuclear charge, what do you think, the atomic radius will decrease or increase? Decrease. So this will cause decrease in atomic radius, okay, this will cause decrease in atomic radius because it is an attractive force, okay. सो डिक्रीज को, जो एटॉमिक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को काउंटर कौन करता है, हु कैंसल्स द इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसको काउंटर कौन, रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स कहाँ है, इट नीड्स शील्डिंग इफेक्ट, ओके। शील्डिंग इफेक्ट काउंटर्स द इफेक्टिव चार्ज, ओके। बट यहाँ पर एक यही ट्रबल आ गई कि जो हमारा शील्डिंग इफेक्ट है ना वो निग्लेजिबल है। क्यों निग्लेजिबल है, why shielding effect is negligible, because the electron enters the d subshell, this is d block, that means electrons are entering the d subshell, and I told you d subshell का effective shielding effect होता ही नहीं है, it is not working. So which force is only working over here, if I talk about the net forces में हमारे पास हम लोग क्या बोलते थे, एटॉमिक रेडियस इज गवर्न्ड बाय नेट फोर्सेस, ओके। एटॉमिक रेडियस इज गवर्न्ड बाय द नेट फोर्सेस। सो यहाँ पर हमारा नेट फोर्स एक गायब हो गया जो उसको काउंटर करता था, ओके। एटॉमिक रेडियस गेट्स गवर्न्ड बाय द नेट फोर्सेस, यहाँ पर हमारा एक नेट फोर्स गायब हो गया। एक मिनट, happened case, now see this is something new for you and important for you as well. So यहाँ पर देखो हमारे साथ ट्रबल क्या हो रही है कि हमारे पास नेट फोर्सेस थे और इसका ये तो काम ही नहीं कर रहे हैं, ओके, दिस इज नेग्लेजिबल. So I told you initially that atomic radius is governed by two forces. Atomic radius is governed by net forces. It was by effective nuclear charge and shielding effect. अब shielding effect जब इलेक्ट्रॉन D में एंटर करता है in D subshell, what happens? Because of the D subshell, this part has become zero. That means atomic radius will be governed by whom? Only effective nuclear charge. It is the only governing factor. और वो क्या कर रहा है? It is the only governing factor which is further decreasing my atomic radius. देखो, it is continuously decreasing my atomic radius. Can you check it out? So you can check. So from scandium to zinc in fourth period,
when I move from scandium to zinc, due to negligible shielding effect, okay, what happens? Atomic radius will continuously decrease. ओके, सो एक्चुअली एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या लिख के आएगा? टेल मी, क्या लिखोगे तुम एटॉमिक रेडियस में? क्या लिखोगे? एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या लिखेगा फॉर एटॉमिक रेडियस? टेल मी, व्हाट विल यू राइट? बोरॉन, देन बेटा बोलो, व्हाट विल बी द नेक्स्ट एटॉमिक रेडियस? किसका बड़ा होगा, एल्यूमिनियम का या फिर किसका बड़ा हो जाएगा? यू विल राइट लाइक दिस. एक नॉर्मल स्टूडेंट बोलेगा हाँ ये तो ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए. बट प्रॉब्लम क्या आई, यहाँ पर डी सबशेल आ गया. डी सबशेल के आने से शील्डिंग इफेक्ट निग्लेजिबल हो गया. ओके, निग्लेजिबल शील्डिंग, एंड विच फोर्स इज एक्टिंग? ओनली एंड ओनली effective nuclear forces are acting which are continuously decreasing my atomic radius. So due to this continuous decrease in atomic radius of 10 elements, what happens in real life? रियल लाइफ में ये हो जाता है कि गैलियम और एल्यूमिनियम इसमें कंटिन्यूस डिक्रीज आने की वजह से, ऐसा पहले कभी नहीं हो रहा था क्योंकि सिर्फ एस और पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे, और एस और पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है शील्डिंग इफेक्ट इफेक्टिव था. बट यहाँ पर पहली बार डी सबशेल आने की वजह से, जिसके पास कुछ शील्डिंग इफेक्ट नहीं होता, क्या हो जाता है? यहाँ पे ऑर्डर हमारा रिवर्स हो जाता है. द ऑर्डर गेट्स रिवर्स्ड. व्हाट हैपन्स? एल्यूमिनियम का साइज गैलियम से बड़ा आ जाता है. ओके, एल्यूमिनियम का साइज गैलियम से बड़ा आ जाता है. Why is aluminium bigger than gallium? This is my exception number 1. Aluminium is greater than gallium due to, again I am repeating the reason, negligible shielding of d subshell electrons. d subshell के इलेक्ट्रॉन्स की negligible shielding की वजह से हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है. ठीक है, negligible shielding of this. Now because of this, पहली बार डी सबशेल आया, और डी सबशेल को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स. दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स. सो डी सबशेल को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं. और ये जो कॉन्ट्रैक्शन आया, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन in this, so this is called as transition contraction. This is called as transition contraction. Why transition क्यों हुआ? क्योंकि 3D सबसे पहले आया एंड उसकी वजह से नेग्लेजिबल शील्डिंग आई, तो जो कि गैलियम का साइज बड़ा होना चाहिए और एल्यूमिनियम का छोटा होना चाहिए, ये ऑर्डर रिवर्स हो गया. This order. Send all these slides. Yes. What did you say? Ma'am, please send all these slides. Yeah, I will be sending it. Obviously, I do it. Okay. Not for backup classes. हाँ, backup classes में यह बहुत सारे logics होते हैं, तो it is not possible. There was a glitch in the last class, so I was not able to. Otherwise, I do send the slides. Okay. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, in the case of lithium beryllium, which will have the greater atomic radius? Beta, can I take the doubts later on after finishing this? Okay, ma'am. Okay. So can you see this thing? ठीक है. अब तुम बताओ गैलियम और इंडियम में क्या सेम चीज़ फॉलो होगी? क्योंकि यहाँ पे भी जो कॉन्ट्रैक्शन आना था वो यहाँ की वजह से आ चुका. जो कॉन्ट्रैक्शन आना था भाई, डी जब पहली बार आया तब कॉन्ट्रैक्शन आया. जो कॉन्ट्रैक्शन आना था उसने गैलियम के आकर के जितना डैमेज करना था वो कर दिया. अब ये दोबारा डैमेज इस पर सफ़र नहीं होगा, या होगा भी तो बहुत माइनर सा होगा. एंड व्हाट विल यू से, गैलियम का साइज तो छोटा रहेगा, इंडियम का साइज बड़ा रहेगा. ठीक है, सॉरी आई मेड द रिवर्स सिंबल. गैलियम का साइज छोटा रहेगा, इंडियम का साइज बड़ा होगा, क्योंकि उसमें भी डी आया, इसमें भी डी आया. कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग वैसे ही लॉजिकल चलेंगे. बट टेल मी व्हाट विल हैपन विद दिस. टेल मी व्हाट अबाउट इंडियम एंड थैलियम. What will happen in iron and TL? What will happen in, again the same logic. See,
the electron for the first time in the periodic table has gone in the f subshell. F subshell means again the same thing, first time going in the f subshell. F subshell again means negligible shielding, and effective nuclear charge will continuously increase. So because of the negligible shielding and increase in the effective nuclear charge, what will happen? अगेन वही प्रॉब्लम फिर से हमें फेस करनी पड़ेगी. तो फिर से वही चीज़ आएगी कि इसका साइज ऐसे ना रह करके क्या हो जाएगा, इट विल गेट रिवर्स्ड. एंड इस टाइम पर ये किसकी वजह से हुआ? 4f इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हुआ. ये किसकी वजह से हुआ था? 3d की इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हुआ था. डी सबशेल को हम बोलते हैं ट्रांजिशन. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन. नाउ दिस विल बी कॉल्ड एज 4f. क्या होते हैं, कौन सी सीरीज होती है? लैंथेनाइड सीरीज होती है. सो वी विल कॉल इट एज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. दैट विल बी कॉल्ड एज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से TL becomes smaller and indium becomes greater. Why? Due to again ineffective shielding of 4f electrons. Okay, see. So what is the correct order of group 13 elements? Group 13 का सही order लिखोगे atomic radius का. So what will be the correct order? बोरॉन छोटा होगा, no doubt. फिर गैलियम और एल्यूमिनियम या तो बोलोगे अप्रॉक्सीमेटली सेम साइज के हैं, या बोलोगे गैलियम, टू बी प्रिसाइज गैलियम विल बिकम स्मॉलर दैन दिस, एंड देन देयर विल बी रिवर्स इन द ऑर्डर ऑफ दिस. ओके, दिस हैपेंड ड्यू टू, ये ऑर्डर में चेंज क्यों आया? ये चेंज आया ड्यू टू, व्हाट डू यू कॉल इट एज? यू कॉल इट एज ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन. एंड ये ऑर्डर में चेंज क्यों आया? इसको हम लोग बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. लैंथेनाइड सीरीज पहली बार आई इसलिए बोला लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. ओके, सो अगेन दिस इज हैपनिंग ड्यू टू negligible shielding of 4f electrons. TL suffers a contraction and it becomes smaller in size. Okay, so ये सिर्फ ग्रुप 13 में होगा और कहीं नहीं होगा, क्योंकि पहली बार पूरे पीरियोडिक टेबल में यही एक ग्रुप होता है जो D और F की वजह से सफ़र करता है. फिर अगर ग्रुप 14 की बात करोगे तो ग्रुप 14 में फिर से P ब्लॉक में एलिमेंट्स आने लगेंगे. ग्रुप 14 का मतलब क्या हुआ? ग्रुप 14 का मतलब है इट विल बिकम, जैसे ये है तो बोरॉन के बाद ग्रुप 13 का मतलब क्या है? सपोजिंग आई राइट ग्रुप 13 और यहाँ पे ग्रुप 14. सो यहाँ पर कौन आएगा? ग्रुप 13 में कौन आया? बोरॉन. और ग्रुप 14 में कौन आएगा? उसके बगल में कार्बन. तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है? 2p1 में. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर किया? 2p2 में. So again the electron starts entering in the p subshell, and p subshell means effective shielding. तो फिर से साइज बढ़ने लगता है. इफेक्टिव शील्डिंग, फिर से साइज इंक्रीज करने लगता है. तो ग्रुप 14, 15, 16 में ये प्रॉब्लम नहीं आती है, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 13 में ये प्रॉब्लम आती है. और इसको हम लोग नेम देते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन एंड लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. 6th पीरियड में आएगी पहली बार तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और 4th पीरियड में आएगी पहली बार तो यूल कॉल इट एज ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन. ओके, फाइन. यस.